टू द आई वर्ल्ड ऑफ एकेटिव। सो आज हम लाए हैं डेटा एनालिटिक्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है BCS052 और एक एक करके हम लोग सारी यूनिट ख़त्म कर दिए। अब आए हैं चैप्टर 4 पर। और इस चैप्टर 4 का नेम अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड क्लस्टरिंग, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग टेक्निक्स में। और चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक पे कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलिए एक हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक किराने की दुकान का ऑनर, ठीक है, एक किराने की दुकान का ऑनर अपने कस्टमर के खरीदने का पैटर्न को समझना चाहता है। ठीक है, कि कस्टमर को खरीदने का पैटर्न क्या है। तो उसका गोल है ज़्यादा सेल्स करना और ऑफर्स को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करना। तो इसके लिए वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट का यूज़ ही करेगा। ठीक है, तो आपको कुछ समझ आया होगा कि एक जो किराने दुकान का ओनर है वो अपने कस्टमर के खरीदने का पैटर्न समझना चाह रहा है। तो उसका गोल है कि ज़्यादा सेल्स करना, मतलब कि वो चाह रहा है कि मेरा जो है कि ज़्यादा बिक्री हो। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट का यूज़ करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दुकान के ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे नीचे देख लें तो T1 में क्या ब्रेड मिल्क, और T2 में ये होते हैं जैसे ब्रेड डाइपर बियर एक्स, और T3 में क्या मिल्क डाइपर बियर और कोला, और T4 में क्या कि ब्रेड मिल्क डाइपर बियर। अब ओनर को देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बार साथ खरीदने जा रहा है। तो अगर ब्रेड और मिल्क को देखें तो ज़्यादा बार साथ बिकते हैं, तो उन्हें एक कॉम्बो ऑफर में डालने का एक स्मार्ट मूव हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कोई आइटम सेट कितने ट्रांजैक्शन में अपीयर हो रहा है, इसका प्रोपोर्शन सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होगा कि कोई आइटम सेट कितने ट्रांजैक्शन में अपीयर हो रहा है, तो इसका प्रोपोर्शन सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, और अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस क्या होगा कि अगर एक आइटम लिया गया है तो दूसरा आइटम उसके साथ होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये कॉन्फिडेंस कहलाता है। और अगर हम बात करें लिफ्ट का, तो लिफ्ट क्या होगा कि ये मेज़र करता है कि दो आइटम साथ अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिपेंडेंट होने से कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ देखें तो प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ होगा कि मार्केट बेस्ड मॉडलिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट से आप कॉम्बो ऑफर्स डिज़ाइन कर सकते हो, कस्टमर को टारगेटेड प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो और इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए किसी कस्टमर ने डायपर लिया तो आपको बियर रिकमेंड करना स्मार्ट होगा। ठीक है, आप समझ गए हैं कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स का कॉन्सेप्ट मार्केट एनालिसिस के लिए कितना पावरफुल है। ठीक है, अगर हम और इसको अगर डिफिनेशन वाइज देखें तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट का मतलब है उन आइटम्स के ग्रुप जो एक डेटा सेट में बार बार साथ अपीयर होते हैं। इसका मेन यूज़ होता है कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए, जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस में। तो अगर हम बात करें तो पहला क्या सपोर्ट पहले भी देख चुके हैं। तो ये एक मेज़र है जो बताता है कि कोई आइटम या आइटम सेट कितनी बार ट्रांजैक्शन में अपीयर हो रहा है। ठीक है, और अगर एग्जांपल में देखें तो ब्रेड मिल्क हमें दिया गया, ये 4 बार ट्रांजैक्शन हुआ है और किन ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं उसी का कॉम्बो ऑफर बनाकर एक स्कीम बना देगा ओनर, जिसकी वजह से उसकी बिक्री अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, कॉन्फिडेंस बताता है कि अगर एक आइटम लिया गया है तो दूसरा आइटम उसके साथ कितनी बार अपीयर करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अगर ब्रेड लिया गया है तो 66.7 चांसेस होंगे कि मिल्क भी लिया जाएगा। तो इसके हिसाब से चीज़ें बनती जाती हैं। और लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट बताता है कि दो आइटम के साथ अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिपेंडेंट होने की प्रोबेबिलिटी से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट की चीज़ें देखते हैं। और अगर बात करें मार्केट बेस्ड मॉडलिंग में, तो जैसे कि बात कर चुके हैं कि एक कस्टमर आया, ठीक है, और कस्टमर ने एक बार में ब्रेड मिल्क खरीदा, दूसरी बार में ब्रेड डाइपर खरीदा, बियर एग खरीदा, और ऐसे करके खरीदता गया। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्रेड और मिल्क जो होता है वो 2 बार अपीयर हो चुका है चारों ट्रांजैक्शन में से, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी 50% होगी। और डायपर और बियर भी देखा जाए तो ज़्यादा बार अपीयर हो चुका है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो माइनिंग जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है वो इसी की वजह से यूज़ होता है कि एक ओनर को अंदाज़ा लग सके कि एक कितना अच्छे से वो अपने आप को कॉम्बिनेशन या स्कीम निकाले कि उसका बिक्री अच्छी हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे एल्गोरिदम्स के, जिसका नाम है ए प्रायरी एल्गोरिदम। तो ए प्रायरी एल्गोरिदम एक पॉपुलर मेथड है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट आइडेंटिफाई करने और उनसे एसोसिएशन रूल बनाने के काम आता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है और मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड के बेसिस पर
इनफ्रीक्वेंट आइटम्स को हटा देता है। इसका एल्गोरिदम का यूज़ केस देखें तो सोचो एक ग्रोसरी स्टोर के पास ट्रांजैक्शन का डेटा है और ओनर ये समझना चाहता है कि कौन से आइटम ज़्यादा बार साथ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे वो कॉम्बो ऑफर या बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला क्या स्टेप होता है, स्टेप 1 जनरेट वन यानी आइटम फ्रीक्वेंट सेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट्स को कंबाइन करके दो आइटम कैंडिडेट सेट्स बनाओ। जैसे कि बात करें ब्रेड मिल्क, ठीक है, ब्रेड डायपर और मिल्क डायपर और भी बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे जनरेट कैंडिडेट टू आइटम्स, तो फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट्स को कंबाइन करते हुए दो आइटम सेट्स बनाते हैं, ठीक है। और स्टेप 3 की बात करें तो प्रून फ्रीक्वेंट सेट, तो दो आइटम कैंडिडेट सेट्स का सपोर्ट करके कैलकुलेट करो। जैसे जो पेयर मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते उन्हें हटा दो। और फिर हमारे पास चौथा स्टेप क्या करता है, रिपीट फॉर हायर ऑर्डर आइटम सेट। फ्रीक्वेंट दो आइटम सेट्स को कंबाइन करके तीन आइटम कैंडिडेट सेट्स बनाते हैं। जैसे प्रूनिंग का प्रोसेस रिपीट करते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक नए फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जनरेट नहीं होते। अब हमारे पास कुछ की ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे डाउनलोड क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर एक आइटम सेट फ्रीक्वेंट है तो उसके सारे सबसेट भी फ्रीक्वेंट होने चाहिए। अगर एक सबसेट इनफ्रीक्वेंट है तो उसके सुपर सेट जो होते हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या दूसरा की ऑप्टिमाइजेशन क्या कि रिड्यूस कॉम्प्यूटेशनल कॉस्ट, सिर्फ फ्रीक्वेंट सेट्स को यूज़ करके नए कैंडिडेट सेट्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास कितने ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ T1 है, तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन ब्रेड मिल्क है और दूसरा ये है और तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। अगर हम इसमें सारे स्टेप्स लगाएं तो पहला स्टेप अगर हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो जनरेट वन क्या आइटम फ्रीक्वेंट सेट, तो पहले क्या हम लोग कैलकुलेट सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल आइटम्स। तो इसमें ब्रेड की मतलब कि कितनी प्रेजेंट है, तो देखा जाए तो 3/4 यानी 75%, और मिल्क कितनी है 75%। अगर इसकी भी देखा जाए डायपर की तो ये भी 75%, और जो बियर है वो सिर्फ 50% है। तो इसमें मिनिमम कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम हो जाएगा हम लोग के पास ये बियर, ठीक है। इसको मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड बोलते हैं जिसकी 50% है। तो फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट्स के साथ पहले आएगा ब्रेड, ठीक है, ब्रेड आएगा, फिर मिल्क आएगा और फिर डायपर और फिर लास्ट में आएगा बियर, ठीक है। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 क्या करता है, जनरेट टू आइटम कैंडिडेट, ठीक है। जनरेट टू आइटम कैंडिडेट्स है तो कंबाइन फ्रीक्वेंट वन आइटम से, जैसे ब्रेड मिल्क को एक साथ कर दिया, ब्रेड डायपर को एक साथ कर दिया, ब्रेड बियर को एक साथ कर दिया, ठीक है, यानी मिल्क डायपर को भी एक साथ कर दिया। इसके तरह से हम लोग दो आइटम इसमें ऐसे लगाते हैं कि वो स्कीम बन सके कि जो कि सबसे ज़्यादा एक कस्टमर खरीद सकता है। जैसे ब्रेड के साथ तो मिल्क खरीदेगा ही, ठीक है, और मे भी ब्रेड के साथ डायपर भी खरीद ले और मिल्क के साथ तो डायपर खरीदेगा ही। ऐसे करके हम लोग दो सेट या दो स्कीम बनाते हैं। अब हम लोग बात करें तो प्रून इनफ्रीक्वेंट सेट्स, तो इसमें क्या कैलकुलेट सपोर्ट फॉर टू आइटम सेट, जिसमें क्या कि हमारे पास आता है जैसे कि अगर ब्रेड और डायपर की प्रेजेंस की बात करें, ठीक है, ब्रेड और मिल्क की, तो इसका चांसेस कितना 50% है, और ब्रेड और डायपर की बात करें तो इसका भी चांसेस 50% है। तो अगर हम बात करें तो ब्रेड और बियर, ठीक है, और मिल्क और बियर जो है वो 50% रिमूव होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम दोनों की बात करें तो ब्रेड मिल्क और ब्रेड डायपर, मिल्क डायपर और डायपर बियर, ये दोनों ज़्यादा हमारे पास इनफ्रीक्वेंट सेट्स होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग प्रेजेंट करवाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे जनरेट हायर ऑर्डर सेट, तो इसमें क्या करेंगे, कंबाइन फ्रीक्वेंट टू आइटम सेट्स टू फॉर्म थ्री आइटम कैंडिडेट। हम लोग इसमें तीन आइटम को मिक्स करते हैं, जैसे ब्रेड मिल्क डायपर या मिल्क डायपर बियर, ठीक है। तो इसकी तरह से हम लोग ये चारों स्टेप इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा स्कीम या कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिससे एक ओनर अच्छा पैसा कमा सकता है अगर एक कोई कस्टमर आ रहा है किसी सामान को खरीदने, ठीक है। अगर हम बात करें तो आउटपुट की बात करें तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट एंड देयर सपोर्ट काउंट, तो ब्रेड मिल्क की अवेलेबिलिटी कितनी होती है 50%, ठीक है। वैसे करके सारे की 50% हो जाती है, जिसकी वजह से एक दुकानदार को अच्छा सा एक हमारे पास कंक्लूजन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर को वो चांस, वो तरीका बता सकता है कि आप इसको साथ में लें, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इंसाइट्स की, तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट से ग्रोसरी स्टोर टारगेटेड कंबाई ऑफर डिज़ाइन करता है। एग्जांपल की बात करें जैसे बाय ब्रेड एंड मिल्क टुगेदर फॉर अ डिस्काउंट, जैसे कि तुम ब्रेड और मिल्क खरीद लो तो हमारे पास डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट इन मेन मेमोरी, ठीक है। तो बड़े डेटा सेट्स को एफिशिएंटली हैंडल करना क्रिटिकल है, ठीक है।
क्रिटिकल है स्पेशली जब उन्हें मेन मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में प्रोसेस करना हो। अगर पूरा डेटा सेट मेमोरी में नहीं आ रहा तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके मेमोरी और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस इन हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट। तो अगर हम बात करें तो मेमोरी कंस्ट्रेंट्स, डेटा सेट साइज़ का जो रैम होता है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी से ज़्यादा होता है तो मेमोरी ओवरफ्लो का रिस्क होता है। अगर दूसरी बात करें तो प्रोसेसिंग स्पीड, तो ज़्यादा डेटा होने पर कंप्यूटेशन स्लो हो सकती है। और डेटा स्ट्रीम्स की बात करें तो कंटिन्यूसली इनकमिंग डेटा को रियल टाइम प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं हो सकता। अब कुछ टेक्निक्स फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग की बात करें तो पहला आता है हम लोग के पास लिमिटेड पास एल्गोरिदम। तो लिमिटेड पास एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि डेटा को छोटे छोटे चंक्स में प्रोसेस करता है जिससे मेमोरी यूसेज कम होता है। एग्जांपल की बात कर लें तो मार्केट बास्केट एनालिसिस या ट्रांजैक्शन को एक बैच में प्रोसेस करना, वेब ट्रैफिक लॉग्स को इंक्रीमेंटली समराइज करना। और फिर बात करें हम लोग दूसरे स्टेप्स की तो हमारे पास दूसरा एक आता है टेक्निक जिसको बोलते हैं काउंटिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट इन अ स्ट्रीम। तो अगर हम बात कर लें तो ये काम कैसे करता है कि कॉन्टिन्यूस डेटा स्ट्रीम्स का आइटम्स की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करता है। ठीक है, हमारे पास इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे हैशिंग, तो डेटा को कंप्रेस करके हैश टेबल में स्टोर करना। ठीक है, इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम भी होता है। तो अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम क्या होता है, आइटम फ्रीक्वेंसीज के एस्टिमेट देना जैसे कि काउंट, मीन, स्केच। ठीक है, और फिर कुछ इसमें एग्जांपल एप्लीकेशन जैसे रियल टाइम में फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेब पेज ट्रैक करना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हाई ट्रैफिक प्रोडक्ट्स मॉनिटर करना। हमारे पास कुछ सैम्पलिंग कैसे काम करता है कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट को प्रोसेस करता है, इससे कंप्यूटेशनल ओवरहेड कम होता है। एग्जांपल की बात करें तो यूज़र ट्रांजैक्शन के एक रैंडम सैंपल को एनालाइज करना इंस्टेड ऑफ फुल डेटा से। अब आता है हम लोग का डेटा पार्टीशन। तो डेटा पार्टीशन कैसे काम करता है कि डेटा को स्मॉलर पार्टीशन में डिवाइड करता है जिसे सेपरेटली प्रोसेस किया जा सकता है। एग्जांपल की बात करें तो डेटा को रीजन्स, टाइम पीरियड्स या यूज़र ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना। ठीक है, अब हम एग्जांपल सिनेरियो की बात करते हैं तो एक ऑनलाइन रिटेलर अपने रियल टाइम सेल्स डेटा को प्रोसेस करके फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम सेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ अप्रोचेस होते हैं जैसे पहला क्या, लिमिटेड पास एल्गोरिदम्स, ट्रांजैक्शन को 1000 रिकॉर्ड के बैचेस में प्रोसेस करें। ठीक है, और फिर दूसरा क्या, काउंट, मीन, स्केच, स्ट्रीम्स में आइटम फ्रीक्वेंसीज का एस्टिमेट करें। और फिर टॉप फ्रीक्वेंट सेट्स की बात करें तो सिर्फ टॉप 100 आइटम सेट्स को मेमोरी में रखें फॉर इमीडिएट रिपोर्टिंग। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, पहला क्या, मेमोरी यूसेज कम होती है क्योंकि पूरे डेटा सेट को स्टोर नहीं करना पड़ता। और दूसरा क्या, रियल टाइम इंसाइट्स मिलते हैं बिना फुल डेटा प्रोसेसिंग के वेट किए। इसके कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी हैं। पहला क्या, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या कि सेल्स इवेंट के टाइम हाई डिमांड प्रोडक्ट्स ट्रैक करना। और सोशल मीडिया, ट्रेंडिंग हैशटैग्स या टॉपिक्स को रियल टाइम आइडेंटिफाई करना। और फिर हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग आता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग में क्या, फ्रीक्वेंट आईपी एड्रेसेस या यूआरएल्स डिटेक्ट करना। और फिर आता है आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस में क्या कि सेंसर डेटा स्ट्रीम एनालाइज करके एनोमोलीज या पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। और फिर हम लोग आते हैं क्लस्टरिंग टेक्निक्स। तो क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो डेटा को सिमिलर ग्रुप्स यानी क्लस्टर में डिवाइड करती है। एक क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के ज़्यादा सिमिलर होते हैं कंपेयर टू अदर क्लस्टर्स। ठीक है, इसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। पहला क्या, कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर्स को उनके परचेसिंग बिहेवियर के बेसिस पर ग्रुप करना। फिर क्या, फिर डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन का, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स को क्लस्टर करना। और फिर आता है इमेज सेगमेंटेशन, इमेजेस को मीनिंगफुल रीजन्स में डिवाइड करना फॉर एनालिसिस। और फिर एनोमली डिटेक्शन में क्या आएगा कि आउटलायर्स आइडेंटिफाई करना जो किसी क्लस्टर से बिलोंग नहीं करते। तो ये सब टेक्निक जो होते हैं वो डेटा हैंडलिंग और क्लस्टरिंग को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात आ जाते हैं तो क्लस्टरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो क्लस्टरिंग जो होता है वो डेटा का एक पावरफुल मेथड है जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ होता है। इसका मेन एम है कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप यानी क्लस्टर में डालना। तो कुछ पॉपुलर क्लस्टरिंग उसको समझते हैं। तो हम लोग ये आते हैं हिरारिकल क्लस्टरिंग। तो हिरारिकल क्लस्टरिंग की बात करें तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे डेंड्रोग्राम बनाता है जो नेस्टेड क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। पहला क्या, एग्लोमेरेटिव यानी बॉटम अप। तो हर डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर मानकर स्टार्ट होता है और उन्हें इटरेटिवली मर्ज करता है।
इसमें क्या कि हर डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर मानकर, ठीक है, स्टार्ट होता है और उन्हें इटरेटिवली मर्ज करता है। और फिर डिवीज़न की बात करें यानी टॉप डाउन, सारे डेटा पॉइंट्स को एक सिंगल क्लस्टर में स्टार्ट करता है और इटरेटिवली स्प्लिट करता है, ठीक है। सारे डेटा पॉइंट्स को एक सिंगल क्लस्टर में स्टार्ट करेगा और इटरेटिवली स्प्लिट करेगा। हमारे पास इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स को देखेंगे। तो पहला क्या है, डिस्टेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना यानी सिमिलरिटी मेजर। फिर क्या, क्लोजेस्ट क्लस्टर को मर्ज करना, और फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स को अपडेट करना, और जब तक रिपीट करते रहेंगे तब तक सिंगल क्लस्टर न बन जाए। फिर हमारे पास आता है लिंकेज मेथड यानी सिंगल लिंकेज, क्लोजेस्ट पॉइंट्स का डिस्टेंस, और कंप्लीट लिंकेज यानी फारदेस्ट सबसे दूरी पॉइंट का डिस्टेंस, और एवरेज मतलब सारे पॉइंट्स का एवरेज डिस्टेंस। इसके कुछ एग्जांपल की बात कर लें तो डेटा सेट, डॉक्यूमेंट अबाउट स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, और अप्रोच क्या, हियरार्किकल क्लस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स के टॉपिक बेस यानी क्लस्टर में ग्रुप करेगा जैसे स्पोर्ट्स, टैक्स और फाइनेंस। अब आते हैं हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग। तो के मीन्स एक पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड है जो डेटा को के क्लस्टर में डिवाइड करता है जहाँ के प्रीडिफाइन होता है, ठीक है। तो स्टेप्स, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला क्या स्टेप्स होता है, रैंडमली के क्लस्टर सेंट्रॉइड इनिशियलाइज करना। दूसरा क्या, हर डेटा पॉइंट को नियरेस्ट सेंट्रॉइड असाइन करना। और तीसरा क्या, सेंट्रॉइड्स को अपडेट करना यूजिंग द मीन ऑफ असाइंड पॉइंट्स। और चौथा क्या, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट अंटिल सेंट्रॉइड स्टेबलाइज या मैक्सिमम इटरेशन तक रीच ना हो। इसमें कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल की बात करें तो पहला आता है हम लोग का डेटा सेट, कस्टमर डेटा यानी एज, इनकम, स्पेंडिंग, स्कोर, ठीक है। इसमें कुछ अप्रोच भी आते हैं। तो अप्रोच क्या, के मीन्स कस्टमर को क्लस्टर करेगा इनटू ग्रुप्स लाइक लो स्पेंडर्स, मॉडरेट स्पेंडर्स, हाई स्पेंडर्स, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल और स्केलेबल होते हैं और स्पेरिकल क्लस्टर के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। लिमिटेशंस भी होते हैं जैसे प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर यानी के की ज़रूरत होती है, इनिशियल सेंट्रॉइड प्लेसमेंट से सेंसिटिव होते हैं, और नॉन स्पेरिकल या ओवरलैपिंग क्लस्टर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अब इसमें हाई डायमेंशनल डेटा क्लस्टरिंग क्या होता है कि हाई डायमेंशनल डेटा का क्लस्टरिंग चैलेंज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्पैरसिटी, जिसको बोलते हैं डेटा स्प्रेड आउट हो जाता है, या हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन मेथड्स हैं जैसे क्लस्टरिंग इन क्वेस्ट, ठीक है। तो ग्रिड बेस्ड और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का कॉम्बिनेशन है लार्ज, ठीक है। जैसे बात करें लार्ज हाई डायमेंशनल डेटा सेट के लिए सूटेबल एग्जांपल की बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जीन एक्सप्रेशन डेटा का सेगमेंट करना, ठीक है। और फिर प्रोक्लस क्या होता है यानी प्रोजेक्ट क्लस्टरिंग, तो हाई डायमेंशनल स्पेस में रिलेवेंट डायमेंशन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यूजर बिहेवियर डेटा को ग्रुप करना, एग्जांपल जैसे क्लिक्स, टाइम स्पेंट और परचेसेस। अब इसमें दोनों में कंपैरिजन की बात करें, हियरार्किकल क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग और क्लिक और प्रोक्लस, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करें तो हियरार्किकल क्लस्टरिंग की बात करें तो ये क्या करता है, विजुलाइज नेस्टेड क्लस्टर्स कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर लार्ज डेटा, ठीक है। और इसके लिमिटेशन ये है कि ये जो होता है कि वो नेस्टेड क्लस्टर को विजुलाइज करता है और ये एक्सपेंसिव होता है लार्ज डेटा सेट के लिए। और के मीन्स क्लस्टरिंग जो होता है वो फास्ट एंड एफिशिएंट होता है, और इसको क्या, जो हमारे पास लिमिटेशंस हैं, इसको तो के चाहिए यानी के स्ट्रगल चाहिए, और नॉन स्पेरिकल क्लस्टर ये नहीं कर सकता। और ये क्या, हैंडल जो क्लिक होता है वो हाई डायमेंशन को हैंडल कर सकता है, और इसके लिमिटेशन क्या हो सकते हैं कि मिस कॉम्प्लेक्स क्लस्टर शेप्स, ठीक है। और ये सब स्पेस आइडेंटिफाई कर सकता है, और ये पैरामीटर सिलेक्शन के लिए सेंसिटिव होता है। अगर हम आते हैं फिर एडवांस क्लस्टरिंग मेथड में, तो क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा क्या होता है कि अगर हम बात करें तो क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल और नॉन इंक्लूडियल और रियल टाइम डेटा रिक्वायर्स एडवांस टेक्निक्स, तो इसको एडवांस टेक्निक लगती है। तो अगर क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा का क्लस्टरिंग चैलेंजिंग होता है बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, जो डिस्टेंस और पैटर्न को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो पहला टेक्निक्स क्या है, क्लिक यानी क्लस्टरिंग इन क्विस्ट, डेंसिटी बेस्ड या सब स्पेस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है ये, जो कि बात करें डेटा को सेल्स में डिवाइड करता है एंड चेक डेंसिटी प्लस को रिलेशन बिटवीन डायमेंशंस, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला होता है। और फिर बात करेंगे हम लोग प्रोक्लस क्या, प्रोजेक्टेड क्लस्टरिंग, तो सब स्पेस क्लस्टरिंग बाय प्रोजेक्टिंग हाई डायमेंशनल डेटा इनटू लोअर डायमेंशन फॉर फोकस्ड एनालिसिस, ठीक है। और पीसीए बेस्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से डायमेंशनलिटी रिड्यूस करके क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना।
एक एग्जांपल की बात करें तो डेटा सेट विथ 100 फीचर्स, ठीक है, एग्जांपल जीन एक्सप्रेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और क्लिक का एग्जांपल की बात करें तो फोकस ऑन रिलेवेंट डायमेंशन लाइक जीन इंटरेक्शन। और पीसीए की बात करें तो रिड्यूस फीचर टू 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट फॉर इजियर क्लस्टरिंग, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग। तो ये टेक्निक फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग और क्लस्टरिंग को कंबाइन करती है, जो डेटा सेट के अंदर रिपीटिंग पैटर्न्स को यूज़ करके क्लस्टर्स बनाती है, ठीक है। और हम अगर बात करें तो इसमें कुछ अप्रोचेस होते हैं। पहला क्या, फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग। तो एल्गोरिदम जैसे कि एप्रायोरी और एफपी ग्रोथ से फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंड करना। जैसे कि बात करें क्लस्टर फॉर्मेशन, तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट को क्लस्टर बनाने के लिए यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केट बास्केट एनालिसिस, जैसे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स लाइक मिल्क, ब्रेड और डायपर्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि फॉर्म कस्टमर क्लस्टर बेस्ड ऑन दीज पैटर्न। जैसे फैमिली इज बाइंग मिल्क प्लस ब्रेड, ठीक है, जो फैमिली बाय करती है वो क्या करती है, मिल्क और ब्रेड, ठीक है। और यह क्या करेंगे, बियर प्लस डायपर, ठीक है, यही बाय करेंगे। और अगर हम फिर बात करते हैं क्लस्टरिंग इन नॉन एक्लूडिंग स्पेस, तो क्लस्टरिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि के मीन्स वाला, ठीक है, जो के मीन्स क्लस्टरिंग थी वो भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है कि एक्लूडियन डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, बट टेक्स्ट, ग्राफ्स और इमेजेस के लिए डिफरेंट डिस्टेंस मेजर चाहिए होते हैं। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं कोसाइन सिमिलरिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट माइनिंग में यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट्स के वेक्टर्स के एंगल का कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करता है। और दूसरा क्या, मैनहट्टन डिस्टेंस, जिसको L1 बोलते हैं, तो ग्रिड बेस्ड या एब्सोल्यूट डिफरेंसेस के लिए यूज़फुल होता है। और तीसरा क्या, ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग, ग्राफ के वर्टिसेस इक्वल टू डेटा पॉइंट्स या एजेस इक्वल टू रिलेशनशिप या सिमिलरिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो टेक्स्ट क्लस्टरिंग जो होता है वो कोसाइन सिमिलरिटी से सिमिलर डॉक्यूमेंट्स का क्लस्टर करता है। एग्जांपल की बात कर लें जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स ऑन द सेम टॉपिक। और फिर दूसरी बात कर लें इमेज सेगमेंटेशन, ठीक है। इमेज सेगमेंटेशन क्या, ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग टू ग्रुप सिमिलर पिक्सल इमेजेस, यानी पिक्सल और इमेजेस के बीच एक क्लस्टरिंग ग्रुपिंग निकालता है, जिसकी वजह से हेल्पफुल होता है। तो अब हम बात करें क्लस्टरिंग फॉर स्ट्रीम्स एंड पैरेललिज्म। तो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स, एग्जांपल जैसे हो गया सेंसर डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट और लार्ज डेटा सेट के लिए क्लस्टरिंग मेथड को रियल टाइम और स्केलेबल बनाना जरूरी है। इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो हमारा उसमें पहला टेक्निक आता है स्ट्रीम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो डेटा को एक ही पास में प्रोसेस करते हैं, यानी रियल टाइम क्लस्टर अपडेट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लू स्ट्रीम, स्टैटिक प्लस डायनेमिक क्लस्टर मेंटेनेंस, और डेंसिटी यानी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग फॉर इवॉल्विंग डेटा। और फिर हम लोग का आता है पैरेलल क्लस्टरिंग। तो पैरेलल क्लस्टरिंग क्या होता है कि लार्ज डेटा को मल्टीपल प्रोसेसर में डिवाइड करके क्लस्टरिंग पैरेलली परफॉर्म होती है। टूल जैसे हेडूप हो गया, स्पार्क हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल लर्निंग क्या होता है। तो इंक्रीमेंटल लर्निंग की बात करें, मॉडल्स को अपडेट करो एज न्यू डेटा अराइव्स और बिना किसी एग्जिस्टिंग क्लस्टर को रिकम्प्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोशल मीडिया एनालिटिक्स, जैसे रियल टाइम पोस्ट एनालाइज करना फॉर ट्रेंड, जैसे कि हैशटैग या टॉपिक्स। और फिर क्लू स्ट्रीम्स अपडेट करेगा क्लस्टर जैसे ही नए पोस्ट में आएगा। और आईओटी सेंसर्स डेटा, जैसे टेम्परेचर रीडिंग का स्ट्रीम क्लस्टर एनालाइज करना, ठीक है। अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, तो हाई डायमेंशनल क्लस्टरिंग जैसे जीनोमिक्स यानी जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस और टेक्स्ट माइनिंग में टॉपिक मॉडलिंग होता है। और फिर क्या आता है फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है कि रिटेल कस्टमर सेगमेंटेशन एंड ई कॉमर्स प्रोडक्ट बाइंडिंग करता है। और फिर नॉन इंक्लूडेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग इन सर्च इंजन, ठीक है। तो ये सारे एडवांस मेथड्स थे, मॉडर्न डेटा चैलेंजेस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसमें एल्गोरिदम्स भी डिफाइन किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग का यूनिट 4 भी वन शॉट वीडियो में समाप्त होता है। इसमें मेन यही है कि आप अगर आंसर पॉइंट वाइज और कीवर्ड्स के ज़रिए लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे ए प्रायोरी एल्गोरिदम में आप ये अगर चारों स्टेप्स लिख देंगे तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। और एग्जांपल में आप T1 T2 दिखा ही सकते हैं। और फिर इसके बाद बात करें हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स में, आप यही दिखा सकते हैं कि एक अगर मेमोरी है उसको कैसे हैंडल करेंगे जो कि वो फुल ना हो, लार्ज डेटा सेट को कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके कुछ टेक्निक्स है वो याद कर लेंगे आप, ठीक है। और टेक्निक्स के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप वो समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग का यूनिट 4 वन शॉट वीडियो भी ख़त्म होता है।
सो हम लोग मिलते हैं अब लास्ट यूनिट के वन शॉट वीडियो में. सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द हाईटेक वर्ल्ड. थैंक यू.